बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी हुसैना न्याज़ी और मेरे साथ हैं मिस्टर जमील सुखेरा। और आने से पहले जमील एक बहुत ज़बरदस्त जोक क्रैक कर रहे थे जिसका असर अभी तक बाकी है। नाज़रीन कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ओके, बाद में बात करते हैं उस पर, अभी हम शो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आज की बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। जनाब नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का इशारा, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की कब पाकिस्तान वापसी मुतवक्के है और ख़ास तौर पर जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुतवक्के मुलाकात के हवाले से भी बात करेंगे। क्या नया लंदन प्लान बनने जा रहा है? इस मुलाकात में क्या चीज़ें डिस्कस होंगी? आइंदा आने वाले दिनों में सियासी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी? इस हवाले से भी हम तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल, जिसके अलावा हम बात करेंगे कराची खतरनाक समंदरी तूफान की जद में है और कल भी हमने इस पर बात की, आज भी हम इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ कराची के यूसी चेयरमैन भी बागी, अब क्या करेगी जमात इस्लामी? इस पर भी आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि अब जमात इस्लामी का फ्यूचर क्या होने वाला है। इसके अलावा स्टेट बैंक की शरह सूद जो है वो 21% पर बरकरार रखने का फैसला, इस पर भी बात होगी। बिल्कुल, और सबसे पहले बात करते हैं जनाब जहांगीर तरीन लंदन पहुंच गए हैं और वो इतवार की शब लंदन पहुंचे हैं। इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कराची की सूरत हाल पर थोड़ी बात करते हैं क्योंकि समुद्री तूफान बाइफर जॉय जो है बहरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान इंतहाई शदीद साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। कराची से 600 किलोमीटर, ठट्ठा से 580 किलोमीटर और माड़ा से 710 किलोमीटर ये दूर है। 15 जून को पाकिस्तान के इलाके केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान के इलाके से गुजरने का इम्कान है। कराची में कल से समंदर में तुगयानी का इम्कान भी है, इसलिए माहीगीरों को खुले समंदर में ना जाने की हिदायत दे दी गई हैं। समुद्री तूफान के पेश नज़र सी व्यू का रोड मकामी रेस्टोरेंट से ख़ियाबान इत्तेहाद तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और लोगों को खुले समंदर में जाने से रोकने के लिए पुलिस का जामे सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दे दिया गया है, बल्कि उसको जारी कर दिया गया है। सी व्यू और उसकी जानिब जाने वाली सड़कों पर 15 से ज़्यादा पुलिस चौकियां भी कायम कर दी गई हैं, जबकि साहिल पर जाने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। दफा 144 भी नाफिज है। बिल्कुल, इस हवाले से देखते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। अरब में मौजूद तूफान बाइफर जॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। समंदरी तूफान का 15 जून को केटी बंदर से टकराने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ठट्टा, सजावल, बदीन, तरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में 13 से 17 जून के दौरान 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और तूफानी बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। इसी तरह कराची, हैदराबाद, दादू, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़ में 14 से 16 जून तक 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की पेशगोई की गई है। खतरनाक सूरत हाल के पेश नज़र PDM में और दीगर इदारे भी हरकत में आ गए। मंगल की शाम तक साहिली इलाकों से लोगों की नकल मकानी मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया। इस हवाले से हम तफसील से बात करेंगे अपने रिपोर्टर से और ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानेंगे कि सूरत हाल क्या है। लेकिन आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं जहांगीर तरीन लंदन पहुंच चुके हैं और वो इतवार की शब लंदन पहुंचे हैं। नून लीग की क़यादत से मुलाकात का भी इम्कान है और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम के बाद जहांगीर तरीन का लंदन का ये पहला दौरा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। अब्दुल अलीम खान सदर, आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल और ओन चौधरी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और पार्टी तर्जुमान भी उनको मुकर्रर किया गया है। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 का कहना बिल्कुल गलत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुताल्लिक असकुत नोटिस का तफसीली फैसला आ चुका है। 43 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में क्या कहा गया, तफसील से इस रिपोर्ट में देखते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने तफसीली फैसला तहरीर किया। तफसीली फैसले में लिखा गया कि एक बात काबिल गौर है, सुप्रीम कोर्ट के 1 मार्च के फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोहेल ने अपना मुश्तरका फैसला जारी किया, जिस पर सिर्फ 2 ही जजेस के दस्तखत मौजूद थे। तफसीली फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के मामले पर सबसे पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। बेंच की 23 फरवरी की समाअत के बाद तमाम जजेस का मुतफिका फैसला 27 फरवरी को जारी
किया गया। फैसले में बेंच की असर नो तश्कील के हुक्मनामे का हवाला दिया गया, जिसमें 9 रुकनी बेंच खत्म करते हुए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। तहरीरी फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इंतखाबात के मामले पर सिर्फ 2 बेंचेस तश्कील दिए। मौजूदा केस में किसी दूसरे बेंच का कोई वजूद नहीं। फैसले के साथ 14 सफात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट्स भी लगाए गए हैं। अदील सरफराज, सुनो न्यूज, इस्लामाबाद। और जनाब मरीम नवाज ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का इशारा भी दे दिया है। क्या नवाज शरीफ की वतन वापसी की राहें हमवार हो चुकी हैं या फिर ये राहें हमवार होने जा रही हैं? जहांगीर तरीन की अहम मुलाकात होगी लंदन में नवाज शरीफ से, और इस मुतवक्के मुलाकात में आने वाले दिनों में खास तौर पर इलेक्शन से मुतालिक क्या बात होगी? क्या नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, या फिर जम होने जा रहे हैं, या फिर आई डोंट नो व्हाट टू से कि क्या फ्यूचर होगा? वैसे इस्तेहकाम एक पाकिस्तान मिनट, फ्यूचर किसका? इस्तेहकाम पाकिस्तान का या नून लीग का? दोनों का इनफैक्ट, लेकिन ज्यादा फिक्र मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान की है क्योंकि अभी बेबी है, छोटी बेबी पार्टी है, बेबी पार्टी अभी अभी आई है और उसमें फिर लोगों को डाला जा रहा है। जन्म हुआ इस पार्टी का तो एग्जैक्टली। अच्छा जमीन, मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया, दे आर नॉट दैट हैप्पी। शायद उनको वो पोजीशंस नहीं मिली जो पहले पार्टीज में उनको मिली, और हमने अक्सर देखा पोजीशंस, जी पोजीशंस तो पहले से अच्छी मिली हैं। लीडिंग पोजीशंस नहीं मिली। बहुत सारे लोग बहुत अफसरदा भी मीटिंग्स में नजर आए, मुंह नीचे करके भी कुछ लोग नजर आए। वो कौन लोग थे ना? वो आप समझ चुके हैं, जिन्होंने ब्रेक लेनी थी और उनका ये कहना था कि ब्रेक हम लेंगे और सियासत से ब्रेक, लेकिन उनकी ब्रेक जो है वो स्कूल ब्रेक से भी छोटी ब्रेक लेते लेते उनकी ब्रेक फेल हो गई और वो इस्तेहकाम पाकिस्तान से जा टकराए, लेकिन काफी मायूस नजर आए। आई डोंट नो, कहा भी जा सकता है और नहीं भी, क्योंकि सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। और अगर आप फवाद चौधरी की बात कर रही हैं या दीगर रहनुमाओं की बात कर रही हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि ये वो लोग थे जो पीटीआई को फ्रंट फुट पर आकर डिफेंड करते थे, सपोर्ट करते थे। पंजाब की सियासत में फवाद चौधरी हो गए, कराची से अली जैदी हो गए, या इस्माइल साहब हो गए, इमरान इस्माइल। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि फ्रंट फुट पर आकर पीटीआई को डिफेंड करने वाले इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जब लॉन्चिंग तकरीब थी तो उसमें वो परेशान नजर आए। Exactly. अच्छा देखिए, परेशान नजर आने की भी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। या तो ये कि उनसे गलत फैसला हो गया, या फिर उनसे गलत फैसला करवा लिया गया। I was about to say this, कि गलत फैसला करवा लिया गया। चले अब इस पे आप ही बात करें, मैं थोड़ी सी कॉफी पीता हूं। मैं भी इसमें जरा कॉफी लेकिन जमीन, मुझे लगता है कि हमें हमारे लीडर्स को अब पाकिस्तानी अवाम के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर जो है ना, हमारी इक़्तिदार की जंग चल रही है कि कुर्सी किसके पास आएगी। आई थिंक इन सब चीज़ों से हटके हमें आवाम का सोचना चाहिए। जब अभी बजट भी आया तो ये बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी कि हम आवाम को जो है ना मद्देनजर रखते हुए ये बजट देंगे। आवाम का इससे ज़्यादा क्या सोचें? होगा आवाम की सियासी पार्टीज इससे ज्यादा क्या सोचे कि तमाम पार्टीज एक पेज पर आ गई और वो मिलकर इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है, हुकूमत कर रही है। किसके लिए? आवाम के लिए। ठीक है, तो इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करती है? ये आपका वैलिड पॉइंट है। वैसे बिल्कुल आपने बहुत वैलिड पॉइंट दिया है। इस पर मजीद बात करते हैं। जनाब सीनियर तज्ज़ियाकार ज़मीर हैदर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़मीर हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जहांगीर तरीन की लंदन में नवाज शरीफ से जो मुतवक्के मुलाकात है उस हवाले से आपका कमेंट चाहूँगा कि क्या आने वाले इलेक्शंस में नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, या फिर आपके ख्याल में क्या सियासी लाहेअमल अपनाया जाएगा? देखिए, सीट एडजस्टमेंट तो मुझे नहीं लगता हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो मुलाकात है ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि थोड़ा सा वजन दिखाया जा सके कि जो नई पार्टी बनी है, जिसको बहुत से अब जो पॉलिटिकल क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उसका बनते ही बबल जो है वो फट गया हुआ है, तो उसका वेट दिखाने के लिए मेरे ख्याल में ये मुलाकात है। क्योंकि देखते हैं जहांगीर खान तरीन ने एक नई पार्टी बनाई है और अब वो मियां नवाज शरीफ साहब से लंदन में भी मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन अभी तक तो जो हालात नजर आ रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, उसमें कोई बड़ी चीज होती हुई नजर नहीं आ रही और लग ऐसे रहा है कि जैसे जितनी तेजी से ये बनी थी उतनी तेजी से ही ये एकदम गिरना शुरू हो गई है। क्योंकि कल ही मैं सुन रहा था कि कोई एक आध लोग जो हैं वो शायद अभी ज्वाइन करने के बाद जिस तरह ही उन्होंने कोई पोर्टफोलियोज अपने विद इन पार्टी अनाउंस किए तो वो पार्टी छोड़ के भी चले गए हैं।
तो मुफादात की पार्टी है कि जी अगर आए हैं तो हम किसी वजन से आए हैं, जो भी इसको लाया गया है जबरदस्ती, वो ये तवक्कुआत लेके आए थे कि जी हमें कुछ मिलेगा, टिकट। अच्छा ज़मीर हैदर साहब, होगी। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को हम कंपेयर कर सकते हैं पाक सरजमीन पार्टी से? क्योंकि पाक सरजमीन पार्टी भी इसी स्पीड से आई थी और अचानक से उसकी लॉन्चिंग हुई और कुछ अरसे बाद वो MQM में जम हो गई। तो क्या इसी तरह का कुछ हाल देख रहे हैं आप इस पार्टी का? देखें ये, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसमें जिनको शायद कोई भी पार्टी लेने को तैयार है। अब इतलात आ रही है, मेरे पास कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इतलात ये आई थी कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उन्होंने बहुत कोशिश की आसिफ अली जरदारी साहब से मिलने के लिए, और उनके लिए वो दरवाजा नहीं खुला, वो नाकाम रहे। तो अब देखना ये होगा कि अगर पार्टी जम भी हो जाती है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किसी में जाके, तो क्या वो लोग एक्सेप्टेबल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि शायद पहले भी उस पार्टी को छोड़ के कहीं और चले गए और फिर वापस आना चाह रहे हो। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ऐसे ही लगता है कि जैसे ये एक पार्किंग जिसको कहते हैं पार्क एंड राइड जो वाली सूरत नहीं होती है कि आपने बस गाड़ी वहाँ पार्क की है, एक राइड ली और वापस। अच्छा, आपने ज़मीर हैदर साहब, आपने फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया, इससे पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से खबरें जो आई थी कि आसिफ अली जरदारी ने ऑफर की है जहांगीर तरीन को कि वो अपनी पार्टी, वो पीपल्स पार्टी में जम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर फवाद चौधरी साहब के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे नहीं खुल सके तो इसका मतलब है कि और भी रहनुमाओं पर एतराज़ात हो सकते हैं पीपल्स पार्टी को, अगर फ्यूचर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किसी पार्टी में शामिल होती है तो। व्हाट डू यू से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ आसिफ अली जरदारी का जहांगीर खान तरीन को दावत देना जो है वो एक बात है। उसमें जो बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त साउथ पंजाब पे बहुत फोकस किए हुए, और उनको मालूम है कि जहांगीर खान तरीन जो है अपना एक असर और रसूख रखते हैं कम से कम साउथ पंजाब के जितने बड़े इलेक्टेबल्स हैं उनकी। फिर अगर आपको मालूम हो वो जो साबिक गवर्नर जो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहमद महमूद साहब, उनके साथ भी बहुत करीबी ताल्लुक या शायद रिश्तेदारी भी है। तो वो जो मामला है उसमें शायद हो सकता है, लेकिन अब ये नहीं हो सकता कि आसिफ अली जरदारी साहब जहांगीर खान तरीन को अपने उनके पैकेज के साथ बुला ले तो कहें कि आ जाओ, ये शायद मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जो साउथ पंजाब के इलेक्टेबल जिन पर जहांगीर खान तरीन असर रसूख रखते हैं, उनके साथ शायद काबिल कबूल हो सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। लेकिन वो भी बहुत ही सोच समझ कर वो करेंगे कि ये भी है कि अगर कोई इलेक्टेबल भी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब छोड़कर आया है, तो शायद वोटर जो है वो अभी उसको कबूल करने को तैयार। बिल्कुल। अच्छा ज़मीर हैदर साहब, PDM की बात करते हैं, उसके अगर बात की जाए तो इख्तलाफात जो हैं वो उनमें बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या आप उनका फ्यूचर देखते हैं, क्या नतीजा निकलेगा? PDM के अंदर इख्तलाफात तो मुझे अभी तक नजर नहीं आए। PDM के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात की अगर आप बात कर रही हैं जी, तो वो शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन PDM के साथ अलायंस में है वफाक जी जी जी, और वो उसके उन्होंने बहुत क्लियरली बहुत से पैरामीटर्स सेट किए थे, जिसमें जो इस वक्त हालिया जंग जो नजर आ रही है वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से नजर आ रही है, नजम सेठी और ज़का अशरफ के नामों के हवाले से आ रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का कहना ये है कि जनाब ये बहुत पहले एग्री हो गया था, ये चीजें जो हैं ये हमारे पास आएंगी। इन नजम सेठी साहब को एक्सटेंशन दी गई थी और वो जो है उन्होंने कमेटी को मैनेज करना था जी। तो चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी थे वो बाकायदा चेयरमैन नहीं थे और उनको इलेक्शन करवाना था और फिर नया चेयरमैन की तैनाती होनी थी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी से कर दी जी। वो अब राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके वजह से अब शायद जो वो एक तनाव सा बन गया है। दूसरी जाने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत सारी लीडरशिप जो है
वो जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर साहब ने मरियम नवाज साहिबा पे क्रिटिसिज्म किया कि आप अपने आप को बेनजीर भुट्टो के बराबर ना कहें क्योंकि आप उस काबिल नहीं है। एक बहुत सही तपस्या काटी थी बेनजीर भुट्टो ने, अपने वालिद को शहीद करवाया। जब उनके वालिद शहीद हो गए थे तो उसके बाद उन्होंने भी जेल की सोबतें काटी और बहुत तकलीफें, फिर एग्जाइल में, और फिर जब आई तो वो एक बड़ी लंबी जो है उनकी स्ट्रगल थी जिस पर तो इस किस्म के बयानात तो आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि जनाब जो इस वक्त सारी जो 13-14 महीने में जो महंगाई की सूरत हाल, गुर्बत की सूरत हाल, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ी है उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि उनके पास कोई इकोनॉमिक मिनिस्ट्री नहीं थी जिसका उनके ऊपर ब्लेम लगाया जा सके। सही ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब आने वाले इलेक्शन सीजन में इन्होंने पहले ही कहा हुआ है कि हम इलेक्शन तो अपनी अपनी पार्टी के से लड़ेंगे। तो ये कहीं से बहुत पहले बात हुई थी कि जी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है मुझे तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान कहीं सीट एडजस्टमेंट होती भी नजर नहीं आ रही। क्योंकि शायद जो कहा जा रहा है कि PTI को जो भी वोट पड़ा था या गया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाराज वोटर था। तो पीपल्स पार्टी अब शायद बैंक इस पर कर रही है कि जो उनका नाराज वोटर है वो उनको वापस मिल जाएगा। बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मैं लास्ट कमेंट चाहूंगा आपसे सर इंतखाबात से मुतालिक। अब कल जो ये फैसला आया है कि 4-3 का फैसला था या 3-2 का फैसला था, ये वाजे होने के बाद अब आपके ख्याल में ये बहस खत्म नहीं हो जानी चाहिए? इस पर क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो बहुत पहले से ये बात आ रही थी कि ये बहस होनी नहीं चाहिए थी, खत्म हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल। और इसमें अब इख्तिलाफी नोट भी आ गए हैं, लेकिन अब देखना ये है कि आइंदा अगर इस पर कुछ चलती हैं चीजें, क्या सुप्रीम कोर्ट दोबारा कोई तारीख देगी इंतखाबात की या नहीं देगी, जो कि मुझे अब लगता नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं कोर्ट रिपोर्टिंग मैंने की नहीं, ना मैं करता हूँ, लेकिन मेरी जो गुफ्तगू रही है बहुत सारे दोस्तों के साथ, उनका ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बेंच से जो है वो दोबारा कोई तारीख देंगे और उस पर जोर देंगे और वो ये कहेंगे कि जी क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने अब बजट जो है मुख्तस कर दिया है इंतखाबात के लिए, तो उसमें से पंजाब और KP के लिए जितना हिस्सा निकलता है उधर इंतखाबात कराएं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि 14 मई को गुजरे भी एक जमाना हो गया और अब कल जो है वो एक महीना पूरा हो जाएगा 14 मई को। तो इसके बाद भी अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो अगर इस पर जोर देंगे तो बहुत सारी जो जिसको कहते हैं रीजन फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी पंजाब गवर्नमेंट या KP की केयर टेकर्स गवर्नमेंट जो है वो दे सकती हैं कि जी नहीं पहले पैसा नहीं था, अब पैसा है, लेकिन अब सिक्योरिटी के मामला नहीं है। तो मेनी रीजन। तो आई डोंट सी के इलेक्शन के हवाले से पहली बात तो ये है कि अभी उसको, क्योंकि एक दफा वो दे चुके हैं तारीख और वो कह चुके हैं कि हमने तारीख में अपना नाम लिखवा दिया, हमने आइन को जो है सुप्रीम माना, आइन को और हमने कहा था कि इंतखाबात वक्त पर हो। ज़मीर हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इससे पहले भी कोर्ट की तरफ से इंतखाबात की तारीख दी गई, तो लेकिन उसके बाद कोर्ट की जानिब से सियासी जमातों को ये डायरेक्शन दी गई कि वो बैठें एक टेबल पर और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले का हल निकालें। और ये बात भी सही है ज़मीर हैदर साहब की कि ऐसा नहीं लगता अब आने वाले दिनों में कि शायद दोबारा अदालत की तरफ से तारीख दी जाएगी इंतखाबात की। तो लेट्स सी जनाब कि इंतखाबात 2023 में होते हैं या 2024 में होते हैं। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। एक बार फिर खुशामदीद। बहरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान बायपुरजॉय की बात करते हैं। इंतहाई शदीद साइक्लोन में तब्दीली आई है। कराची से 600 किलोमीटर दूर है, ठट्टा से 580 किलोमीटर दूर और माड़ा से 710 किलोमीटर ये दूर है। इस पर तफसीलन जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, तफसीलन बताइएगा।
जी देखिए, महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो समुद्री तूफ़ान बायपर जो है वो कराची के जुनूब में 500 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि ठट्टा से 530 किलोमीटर और उमाड़ा से 630 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा जो समुद्री तूफ़ान के इर्द गिर्द हवाएँ 150 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि मरकज़ में 170 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। और समुद्री तूफ़ान के बाइस समंदर में 40 फीट बुलंद लहरें भी बुलंद हो रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो बायपर जो है तूफ़ान कल सुबह तक मज़ीद शुमाल की जानिब बढ़ेगा, जिसके बाद इसका रुख जो है वो शुमाल मशरिक़ की जानिब हो जाएगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये बताना है कि 15 जून की सपहर तूफ़ान सिंध के इलाके केटी बंदर और भारतीय गुजरात से जो है वो टकराएगा। इसके अलावा सिंध के जुनूब मशरिकी साहिल पर तूफ़ान के असरात बड़े पैमाने पर मुरतब होंगे। मैं आपको ये भी बताऊँ कि सिंध के जुनूब मशरिकी साहिली इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, मीरपुर ख़ास और उमरकोट में 13 से 17 जून तक 120 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद ख़ान, टंडो अलायार, शहीद बेनज़ीराबाद और सांगड़ में 60 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तेज़ हवाएं कच्चे और बोसीदा घरों बशमूल सोलर पैनल्स को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा मौसम का हाल बताने वाले ये भी कहते हैं कि 8 से 12 फीट ऊंची लहरों के बाइस केटी बंदर और अतराफ़ में वाक़ नशीबी जो बस्तियां हैं वो जो है वो डूब सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से, और ना सिर्फ आवाम को बल्कि माहीगीरों को भी ये सख्ती से हिदायतनामा जारी किया गया था कि खुले समंदर में बिल्कुल ना जाएं। लेकिन हम यहाँ पर इस वक्त CVU 2 दरिया पर मौजूद हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर अब भी समंदर में 3 से 4 लांचें मौजूद हैं और माहीगीर शिकार में मसरूफ़ हैं, जबकि लहरें भी बड़ी तेज़ हैं। उसके बावजूद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई इंतज़ामिया यहाँ पर नहीं है जो इन माहीगीरों को खुले समंदर से बाहर आने की हिदायत कर सके या इनको बाहर बुला सके, जिसकी वजह से कोई भी नाखुशगवार वाक़या भी हो सकता है। जी बिल्कुल सही। ठीक है सलमान अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से हमें बताया। महकमा मौसमियात का क्या कहना है इस पर हम तफसील से बात करते हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा क्या इस समुद्री तूफ़ान में कोई चेंजिंग्स आई हैं? अगर आई हैं तो उस हवाले से भी एक तो तफसील से बताइएगा। दूसरा, साहली पट्टी के कौन कौन से इलाके हैं जो शदीद मुतासिर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, अभी जो आज लेटेस्ट जो रीडिंग आई है उसके मुताबिक जो कराची से साउथ में 470 किलोमीटर के फासले पे ये मौजूद है और ठट्टा से 460 किलोमीटर के फासले साउथ में मौजूद है। और ये फर्दर मूव कर रहा है। ये कल जैसे 14 तारीख तक जैसे महकमा मौसमियात ने पेशीन गोई की है कि ये फर्दर नॉर्थ शुमाल की तरफ मूव करेगा और फिर ये शुमाल मशरक को ये मूव करना शुरू हो जाएगा। और ये सिलसिला 15 तारीख तक जब ये लैंडफॉल करेगा केटी बंदर और गुजरात, उनका एक शहर है मैनबी, उसके दरमियान ये लैंडफॉल करेगा। जी अच्छा मोहम्मद असलम साहब, इससे पाकिस्तान के इलाके जैसे केटी बंदर, सजावल, बदीन, ठट्टा, थरपारकर, उमरकोट, ये इलाके आएंगे, इनमें शदीद बारिश होगी और विंड भी काफ़ी तेज होगी। जी अच्छा मोहम्मद असलम साहब, हर 12 घंटे बाद सिस्टम के मरकज़ के जो गिर्द हवा है उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। बताइएगा कि इसकी रफ्तार जो है वो कितनी बढ़ रही है और इस सूरत हाल में कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? ये देखिए, अभी जो ये साइक्लोन है, ये एक्सट्रीम साइक्लोन है, इसकी जो विंड है, इसके जो इस तूफान के जो 150 तक गस्ट कर रही है, बल्कि 160 और कभी कभी ये 200 तक भी चली जाएगी। लेकिन ये जो अभी इसमें कमी वाक़या शुरू हो गई है, ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और जब ये हिट करेगा तो उस वक्त भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ही होगा। अच्छा, क्या इसके डायरेक्शन चेंज होने के भी चांसेस हैं? देखिए, अभी तो ये ऑलमोस्ट आप कंफर्म ही कह सकते हैं कि बहुत थोड़ी इसमें अगर वेरिएशन आई तो बहुत थोड़ी होगी, लेकिन डायरेक्शन तो वही है ना, थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी में जा रहा है जो साउथ ईस्ट को तरफ जा रहा है। और शिद्दत में कमी होगी या फिर शिद्दत में इजाफा होगा?
देखिए, अभी तो जैसे मैंने कहा कि वेरी जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, लेकिन जब ये लैंड फॉल करेगा तो उस वक्त इसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी, यानी ये फिर डिप्रेशन में चेंज होगा, उसके बाद फिर ये लो प्रेशर एरिया, लेकिन वो 16 तारीख को होगा, लेकिन 15 को तो ये पूरी इंटेंसिटी के साथ इसको हिट करेगा। अच्छा, पाकिस्तान में अगर इसके दौरानिये की बात की जाए तो क्या दौरानिया इसका होगा? देखिए, ये अभी तो जो क्लाउड आना आज से शुरू हो गए हैं, जो इंडियन जो कोस्ट है गुजरात में और बल्कि मुंबई को भी इसने अफेक्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये 400-500 किलोमीटर पहले इसको अफेक्ट करना शुरू कर देता है, इसके असरात आना शुरू हो जाते हैं। तो आज 13 तारीख से ही ये विंड्स वगैरह जो है चलने शुरू हो जाएंगे कराची समेत हमारे जितने कोस्टल एरिया जैसे ये शुमाल मशरक हमने कहा है, तो इनमें तो विंड्स वगैरह और क्लाउड आना तो आज भी शुरू हो जाएगा। बाकी इफेक्ट्स जो है वो जैसे ये करीब आता जाएगा और इसकी इंटेंसिटी जो इफेक्ट्स है और ज़्यादा आते जाएंगे। अच्छा, महकमे मौसमियात की तरफ से मोहम्मद असलम साहब, एहतियाती तदाबीर जो हैं वो क्या जारी की गई हैं इमरजेंसी की सूरत हाल में? देखिए, एक तो ये मशीरों को वार्न किया गया कि वो समंदर में ना जाए, बल्कि अपने जो ऑपरेशन है वो स्टॉप कर दें। दूसरे ये जैसे बिल बोर्ड्स वगैरह जो है ये बहुत गिरने का इम्कान है, या जो लूज स्ट्रक्चर है वो, या इंस्टॉलेशन जैसे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की है, या जो सोलर पैनल स्पेशली वो उठ सकते हैं। तो ये इस तरह भी या दरख्त जो है, बड़े दरख्त है वो जड़ों से उखड़ सकते हैं, तो इस तरह के काफ़ी नुकसान इसके हो सकते हैं। कमज़ोर बिल्डिंग्स को भी क्या कोई ख़तरा है कराची की? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हमने जैसे लूज स्ट्रक्चर कहा तो उसका यही मतलब है, उसमें ये भी शामिल है। जी, मोहम्मद असलम साहब, इस तूफान से कौन कौन से अजला जो है वो ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं? देखिए, इसमें जो ये केटी बंदर और जो पाकिस्तान के जो थरपारकर और थट्टा, इनमें जो ज़्यादा जो है ना चांसेस हैं कि ज़्यादा जो नुकसान हो, लेकिन कराची वगैरह इसमें भी और हैवी फॉल और विंड चलेंगे, क्योंकि ये कोई कम से कम जो 600 किलोमीटर तक कम से कम ये इफेक्ट करेगा जो इर्द गिर्द के इलाके हैं जहाँ से फॉल करने के बाद भी। तो काफ़ी ज़्यादा, यानी हैदराबाद और टंडू वाला जा, इनमें भी सांगड़ वगैरह, इनमें भी काफ़ी बारिशें होने का और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। और ये कितना स्पैन होगा इसका, दौरानिया कितने दिनों का होगा? देखिए, हम जो महकमा मौसमियात वाले कह रहे हैं वो जैसे कराची में जो है वो 13 से 16 तारीख को, और जैसे हमारे इफेक्ट होंगे जो हमारे अजला हैं जिसमें थट्टा वगैरह जो है 13 से 17 तारीख के दरमियान, इनमें जो तूफ़ानी बारिशें और तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी। बिल्कुल सही। मोहम्मद असलम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आपने तफसील से हमें इस मुतालिक आगाह किया। 13 से जून के दरमियान के जो दिन हैं ये बहुत अहम हैं, और अल्लाह से दुआ है कि ज़्यादा नुकसान ना हो, और लोगों से भी हम यही कहना चाहेंगे कि वो भी एहतियात करें। खासतौर पर जिस तरह महकमा मौसमियात की जानिब से हिना कहा गया है कि माहीगीरों को भी बताया गया है कि वो खुले समंदर में ना जाएं। बिल बोर्ड्स या कमज़ोर बिल्डिंग्स हो गई जिससे वो बात कर रहे थे, उनको खतरा है। सोलर पैनल्स हो गए, दरख्त जड़ों से उखड़ सकते हैं। तो ये चूँकि एक साइक्लोन में तब्दील हो चुका है ये तूफ़ान, और अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इसकी शिद्दत बढ़ती है या फिर कम होती है। थोड़ा सा अपने नाज़रीन को इस हवाले से हम अपडेट करते चलें कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं पाक बहरिया, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी अथॉरिटी और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के साथ मिलकर एडवाइजरी और गाइडलाइंस जारी कर रही है, ताकि कौमी और सूबाई सतह पर तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो चौकन्ना रहें और बर वक्त इक़दाम भी कर सकें। हर 12 घंटे बाद साजगार माहौलियाती हालात की वजह से सिस्टम के मरकज़ के गिर्द हवा की शिद्दत जो है वो 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इसमें इजाफा भी हो रहा है। केची बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान वाक़ तकरीबन 250 किलोमीटर के इलाके को सबसे ज़्यादा ख़तरा है। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी ने 40 इमारतों को इंतहाई ख़तरनाक भी करार दिया है, और आई होप कि 13 से 17 तारीख जो महकमा मौसमियात से बताई गई है, इस दौरान भी इन बिल्डिंग्स को भी खाली करवा लिया जाएगा। ख़ास तौर पर हम बार बार बिल बोर्ड्स का जिक्र कर रहे हैं ना कि बिल बोर्ड्स का उतरना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरा बिल बोर्ड्स की वजह से आवाम को है। बिल्कुल, और साहिल पर जाने से आप लोग इज्तनाब करें, गुरेज करें। दफ़ा 144 भी नाफिज किया गया है, और बार बार ये हिदायत की जा रही है कि लोग जो है वो साहिली इलाकों का रुख ना करें, अपने घर पर बैठें। और बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस तूफ़ान का रुख जो है वो बिल्कुल कहीं और हो जाए।
और जमील, ऑलरेडी अगर हम बात करें नेचुरल डिजास्टर्स की, तो हमारे मुल्क में सैलाब की अगर हम बात करें, गुज़िश्ता साल जो आया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई। अभी तो हम उससे ही प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाए और अभी तो उस चीज़ से ही नहीं निकल पाए। लोगों के जितने घर तबाह हुए, लोगों की जितनी ज़मीनें, फसलों को जिस तरह से नुकसान पहुंचा, तो हम इस तरह का जो है ना कोई फ्यूचर में डिजास्टर बिल्कुल। इस वक्त शर्जील मेमन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो बाइपर जॉय तूफान है, साइक्लोन की सूरत इख्तियार कर चुका है और महकमा मौसमियात की तरफ से भी बताया गया है कि 13 जून से 17 जून के दरमियान के जो दिन हैं ये बहुत अहम है। इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है कराची के कुछ इलाकों को भी। तो बिल बोर्ड्स के हवाले से खास तौर पर बहुत बात की जा रही है कि उनका उतरना बहुत ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सर, उस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? शुक्रिया जी। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने वार्निंग जारी कर दी है और तमाम डिपार्टमेंट को कहा है कि एक बिल बोर्ड हटाए। मैं आपको एक बात करते चलूँ, खाली बिल बोर्ड नहीं, अगर जो हवाओं की अगर इस तरीके से उनका प्रेशर होता है और स्पीड होती है, आपके जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, पीटीसीएल के पोल्स होते हैं, आपके दरख्त, ये सारी चीजें जो वायर लटक रही होती है, सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जी। तो डेफिनेटली इसीलिए ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये रिक्वेस्ट की है कि साहब ने पत्र लिखा है कि जब अगर आपकी बारिश हो रही है, तूफान शुरू हुआ हो, लोग अपने घरों में रहें। उस वक्त बाहर निकलने की सैर और तफरीह की या उसको एडवेंचर देखने की कोशिश ना करें। लोग अपने घरों में रहें ताकि अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो एक ट्रैफिक के लिए भी प्रॉब्लम होती है और खुदा ना खास्ता इस तरीके के किसी हादसे के बाद वो जानलेवा भी साबित हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल की तरफ से यही अपील कर सकती है। और ना सिर्फ अभी तो आपने बिल बोर्ड की बात हुई, दिस इज नॉट द ओनली इशू ऑफ द बिल बोर्ड। अब जो बाकी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ठट्टा, सजावल, बदीन, यहाँ पे ये भी वल्नरेबल एरियाज हैं और यहाँ पे अभी फ्लड वार्निंग है। यहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट किया है, 22,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ब्यूरोक्रेसी, वो सारी वो भी आगे है। ये हमारी पाक फौज, हमारी नेवी, हमारी रेंजर्स, तमाम लोग जो है वो खुद इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर में, इस पूरे प्रोसेस में वो मदद कर रहे हैं। तो ये सब जितने भी फेडरल इदारे हैं और जो आपकी सूबाई गवर्नमेंट है वो ऑन ग्राउंड है और मिलकर सब इस पूरी चीजों को देख रहे हैं। बिल्कुल सही। शर्जील मेमन साहब, समंदरी तूफान की वजह से कराची में बारिशों की भी पेशगोई की गई है। क्या हुकूमत शहर में नकासी आपके लिए कोई इकदाम कर रही है? देखिए जी, नक्काशी आपके जितने भी आपके नालाज हैं, नालों को जो है वो सफाई की ऑलरेडी हो चुकी है। सीएम साहब ने स्पेशली मानसून सीजन से पहले ही उनके लिए पैसे रिलीज कर दिए थे, केएमसी को दे दिए, टीएमसी को दे दिए कि वो अपने नालों की सफाई करें। नालों की सफाई करना शुरू नहीं है। इस वक्त क्या है कि नॉर्मल अगर एक बारिश नॉर्मली 100 मिलीमीटर या पड़े तो इस वक्त से पड़ती तो ठीक है। इस बार चांसेस जो मैच कह रहा है कि क्लाउड बस्ट के हैं। जो क्लाउड बस्ट होता है कि अगर वो आधे घंटे में वही पूरा पानी जो है वो अगर 100 मिलीमीटर, तो वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि जैसे अगर आप वक्फे से पानी तो वो ड्रेन हो रहा होता है, आ रहा है पानी और ड्रेन हो रहा है। लेकिन अगर आप अचानक पूरे समय किसी जगह पर बाल्टी फेंक दें तो जो वो सूरत हाल होती है, एग्जैक्टली वही सूरत हाल क्लाउड बस्ट होती है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की पूरी तैयारियां हैं, गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। तमाम गवर्नमेंट के इदारे जो है वो सब जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जी चीज़ों को खैर उसको से सारी हो। अल्लाह ताला की दुआ भी है कि इंशाल्लाह ताला हम इस आजमाइश की घड़ी को भी अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं इंशाल्लाह। आमीन। सर, आखिर में बस ये जानना चाहूँगा शर्जील मेमन साहब, जिस तरह आपने बताया कि सिंध के कुछ इलाकों से 22,000 लोगों की नकल मकानी को अभी तक आप यकीनी बना चुके हैं। 40 इमारतें सर कराची की जो है, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का कहना है कि वो इंतहाई खतरनाक उनको करार दिया गया है, उन 40 बिल्डिंग्स को। एक तो उस हवाले से क्या किया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से खास तौर पर क्या डायरेक्शन दी गई है, और किसी भी हंगामी सूरत हाल में हंगामी बुनियादों पर इक़दामात शहर के अंदर क्या होंगे, उस हवाले से भी जरा बता दें। देखिए जी, एक तो हंगामी बुनियादों पे तो रेस्क्यू 1122 की टीम पूरी सिंध में जो है मोबिलाइज्ड है, बाकी सारे इदारे मोबिलाइज्ड हैं। जो आपका सिंध का डिपार्टमेंट है पीडीए में, वो मुकम्मल तौर पर मुतहर है कि हॉस्पिटल वगैरह में सीएम साहब ने सबको रेड अलर्ट रखा हुआ है। लोगों की छुट्टियां तमाम गवर्नमेंट ऑफिस को कैंसिल की हैं। मैंने सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की बिल्डिंग की बात की, कल की मीटिंग में आई बात के 70 बिल्डिंग ऐसी हैं जो कि इस वक्त बिल्डिंग अथॉरिटी कैसी बहुत कमजोर हालत में। तो उन लोगों को कल कमिश्नर कराची को चीफ मिनिस्टर साहब ने ये डायरेक्ट किया था कि आप लोगों को वहाँ से नकल मकानी शुरू कराएं और लोगों को
वहाँ से आप move करें और उनको फिलहाल मुख्तलिफ कैंप वगैरह में गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग ग्राउंड में रखें जब तक ये पूरा स्टाइल जो है ये पूरा नहीं जाता। जिससे गवर्नमेंट ने कल इसको रेड अलर्ट जारी कर दिया था। बिल्कुल सही। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया सर आपका, और तफसील से आपने हमें इस हवाले से हुकूमती सिंध हुकूमत के क्या इस पर इंतज़ामात हैं उस हवाले से भी आपने हमें बताया। ख़ास तौर पर हंगामी बुनियादों पर इक़दाम क्या होंगे, और जो रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है जिस तरह शर्जील मेमन साहब बता रहे थे कि अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज है और लोगों को भी कहा गया है कि वो ज़्यादातर घरों में ही रहें। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि 13 से 17 जून बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। अल्लाह ना करे कि हम किसी बड़ी नुकसान का हमें सामना करें, किसी बड़ी जो है वो सूरत हाल का हमें सामना करना पड़े। लेकिन फिर भी सिंध हुकूमत के साथ साथ तमाम इदारे जो हैं वो भी इस वक्त चौकन्ना हैं और इंतज़ाम किए जा रहे हैं कि किसी भी किस्म के नुकसान से बचाव जिस तरह भी हो सके, मुमकिन हो सके, वो उसको किया जाए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। पंजाब भर की आरजी और मुस्तकिल मंडियों में टैक्स लगाने का फैसला। फी बड़ा जानवर 1000, छोटा जानवर 500 रुपए टैक्स लगाया जाएगा और शामियाने, जनरेटर, साफ पानी, आरजी बैतुल खला के बदले टैक्स वसूली की जाएगी। महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से बगैर अवामी एतराज़ात और गेजेट नोटिफिकेशन के व्यापारियों पर इजाफी टैक्स लगाया गया। बल्दियाती इदारों की जगह जिला इंतजामिया को इख्तियारात देते हुए नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत आरजी मवेशी मंडियों के अहकामात जो है वो व्यापारियों को एक मरतबा पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी की तरफ से नीलाम की गई मंडियों के ठेकेदारों को शहर के दाखिली रास्तों पर भी जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। क्या इस टैक्स के बाद जानवरों की कीमत में इजाफा होगा या फिर व्यापारियों के वही गिले शिकवे रहेंगे कि ये टैक्स वसूल करने के बावजूद हमें सहूलियात नहीं दी गई? इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो लाहौर की सूरत हाल जानते हैं। मोहम्मद लुकमान इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहम्मद लुकमान, लाहौर के हवाले से तफसीलन बताइए, लाहौर में कितनी मंडियाँ लगेंगी और ख़ास तौर पर ये जो नया टैक्स अब ऐड किया गया है, क्या इसके बाद महंगाई में इजाफा होगा? क्योंकि ऑलरेडी ये डिस्कशन हो रही है कि इस बार जानवर पिछले साल की निस्बत महंगे होंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। जो लाहौर में तकरीबन 10 मंडियां लगाई जाएंगी, इनमें से एक मंडी तो ऑपरेशनल हो चुकी है, लेकिन फार्मली उसका जो ऑपरेशन होना है वो 18 तारीख से है। लाहौर की कुल 10 मंडियां 18 तारीख को ऑपरेशनल हो जाएंगी और इस दफ़ा जो एक थोड़ी सी मेहरबानी कर रही है हुकूमत कि जो सगियां की मंडी है उसको नहीं लगाया जा रहा, ताकि लाहौर का जो एंट्री एग्जिट का पॉइंट है वो क्लियर रहे। अदरवाइज वो बड़ी मुश्किल होती थी जो फैसलाबाद या रावलपिंडी जाने वालों के लिए कि वो लाहौर का बड़ा रास्ता था और वो बंद हो जाता था। अच्छा, सूरत हाल यहाँ पे इस वक्त ये है कि जो बड़ा जानवर यकीनन इस वक्त जो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ रुझान ज़्यादा है, क्योंकि बकरा महंगा है। बकरा इस दफ़ा भी जो अगर आप कम से कम बकरे की कीमत देखें 40,000 रुपया है, जो कि इस काबिल नहीं है कि जिसको बंदा कोई कहे यार ये बकरा है। उसके बाद आगे उसकी कीमत बढ़ती जाती है और इसको जो मैंने अभी बकरे देखे हैं वो 2 लाख से भी ज़्यादा कीमत के बकरे हैं, जो कि इधर के जो कह लें राजनपुरी नस्ल के हैं या दीगर जो बकरे हैं जो कि अच्छी नस्ल के हैं, वो 2 लाख से ऊपर है। इससे अगर ऊँटों की बात की जाए तो ऊँट जो है इसका 10 लाख तक 12 लाख तक ऊँट जो है वो मिल रहा है। और बैल जो है अगर वो 2 मन से शुरू होकर 3 मन से शुरू होकर 10 मन तक जाता है तो 10 मन का बैल भी वो जो है 8-10 लाख से कम नहीं। तो अगर ये टैक्सेस लगते हैं तो यकीनन एक एडिशन होगी, और जब एडिशन होगी अगर 1000 रुपया देना पड़ेगा उसको व्यापारी को, तो यकीनन वो कोशिश करेगा 5 से लेके 10,000 इजाफी वसूल। ठीक है मोहम्मद लुकमान, आपने टैक्स की बात की, ये बताइएगा कि जिन सहूलियात की बात की गई है, शामियाने, जनरेटर, साफ पानी और फिर आरजी बैतुल खला, क्या इस टैक्स के बदले वो सारी चीजें मुहैया की जाएंगी? अभी तक ऐसी चीजें नहीं है। मेरी बात हुई व्यापारियों से कि यहाँ ना पानी प्रॉपरली अवेलेबल है, एक फिल्टर प्लांट है जिसमें लंबी कतारें लगी हुई हैं। इसी तरह चारा होना चाहिए था, चारा यहाँ नहीं है, उसको नहीं, उसकी इस सब वेटरनरी डॉक्टर एक होना चाहिए जो कि जानवरों का डॉक्टर है, वो अगर डिस्पेंसरी होती है वो भी नहीं है। बीमार हो जाए जानवर तो उसके लिए कोई इलाज नहीं है। और इसी तरह जो कह लें कि जब
बरसात चूँकि आने वाली है, अभी रेन का भी प्रेडिक्शन है, तो उसके लिए कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं है कि जो अगर जानवर जो को कहाँ लेके जाया जाए जहाँ पानी खड़ा हो जाएगा। अक्सर जो सुम जो है वो गल जाते हैं, बीमारियां आती हैं, तो उसके लिए कोई बचाव का कोई यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी पैदा नहीं की गई। सही। अच्छा मोहम्मद लुकमान, हमारे नाज़रीन जो हम इस वक्त देख रहे हैं उनकी रहनुमाई के लिए एक बार बता दें कि क्योंकि कमर्शियल मंडियां जो है वो 13 से कम करके 10 कर दी गई हैं। सगियां वाली मंडी आपने बताया कि वो इस बार ओपन नहीं होगी ताकि दाखिली और खारजी रास्ता जो है लाहौर का वो डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक बहुत वहाँ पर हो जाती थी। इसके अलावा कौन कौन सी मंडियाँ लगेंगी, कौन कौन सी बंद हुई हैं? इसमें से बुनियादी जो जैसे लखोडेर है, ये जहाँ पे इसका मैं मौजूद हूँ, जो सबसे बड़ी जो मंडी है शाहपुर कांजरा की है, तो तकरीबन 12 महीने की मंडी है। इसके अलावा जो आपके LDA की मुख्तलिफ स्कीमों में लगेंगी, जैसे वलेंशिया के पास लगेगी, तो इस तरह कोई 10 मंडियाँ ऐसी हो जाती हैं जो शहर की जो मुख्तलिफ हिस्सों में हैं। और यकीनन वो इलाके हैं जो कि जहाँ पे एक आमतौर पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा जानवरों की होती है, तो वो एक फॉर्मलाइज कर लिया जाएगा। अदरवाइज गली मोहल्लों में तो जानवर खड़े ही होते हैं, चौकों में जानवर खड़े होते हैं, तो उसकी बजाय मंडियों में कोशिश की जा रही है कि सारी चीज़ों को फॉर्मलाइज कर लिया जाए और वहाँ से जिक्र टैक्सेस मिलेगा। अगर आप देखें तो तकरीबन 1 अरब और 50 करोड़ से ज़्यादा के। ठीक है मोहम्मद लुकमान, आपने लाहौर से हमें तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची की सूरत हाल जानते हैं, सुहेल रब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। अब सुहेल बताइएगा, अब इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और किस ब्लॉक में, बेसिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ, किस मंडी के आप मौजूद है? क्योंकि कहा जाता है कराची की मंडी के कुछ ब्लॉक्स ऐसे भी हैं जो बहुत महंगे हैं, लेकिन कुछ ब्लॉक्स ऐसे भी हैं जहाँ मुनासिब कीमत में भी जानवर मिल जाता है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में मौजूद हूं और आज जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब यहाँ पे ख़रीदार आएँ और ईद उल अज़हा के हवाले से जानवरों की ख़रीदारी करें, तो वो कौन से ब्लॉक से ख़रीदारी करें जहाँ पे कुछ मुनासिब कीमत में जानवर आपको दस्तयाब होगा। अब यहाँ पे इस वक्त मैं नॉर्दर्न बाईपास की जो मवेशी मंडी है उसमें KPK ब्लॉक में यहाँ मौजूद हूँ। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में टोटल जो है वो 13 ब्लॉक्स हैं और ये 700 एकड़ पे मुहित मंडी है और यहाँ पे इस वक्त KPK ब्लॉक है जहाँ पे जानवर मुनासिब कीमत में मिल रहे हैं। हम सुबह से जो है वो सर्वे कर रहे थे और हमने आखिरकार वो ब्लॉक निकाला जहाँ पे जानवर कुछ मुनासिब कीमत में है। यहाँ पे जो जानवरों की जो कीमतें हैं वो 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक है। जी बिल्कुल, ये भी कोई इतनी मुनासिब नहीं है, लेकिन जो महंगाई आजकल चल रही है उसमें यह है कि 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए की रेंज में आपको KPK ब्लॉक में नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में यहाँ पे आपको जानवर मिलेगा। जी ठीक है सोहेल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील हमें कराची से आगाह किया। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, आप 10 बजे की हेडलाइंस देखिए, उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान। अब बात करेंगे जनाब कराची से मुंतखब होने वाले यूनियन कमेटियों के चेयरमैन का जमात इस्लामी को वोट देने से इनकार सामने आया है। पीटीआई के मुंतखब चेयरमैन असद अमान ने कहा है कि कराची की पार्टी क़यादत के फैसलों से इख्तलाफ करते हैं, जबकि जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद के फैसले में हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ थे, हैं और रहेंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे और हैं, मगर जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। तकरीबन 40 पीटीआई के चेयरमैन मेयर के इंतखाब के दिन ऐवान में नहीं जाएंगे। अब देखना ये है, क्योंकि पहले जब ये खबरें आ रही थी कि तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया है, उसके बाद अब उनका कहना है कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। इस हवाले से ख़ास तौर पर मुर्तज़ा वहाब और सईद गनी का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अपनी शिकस्त को देखते हुए जिस बौखलाहट का मुजाहरा वो कर रहे हैं हाफिज नईम साहब, वो पीपल्स पार्टी पर पता नहीं कौन कौन से वो घटिया इल्जाम दोबारा से उन्होंने दोहराना शुरू कर दिए जो तारीख में जिनको रद्द किया हुआ है। नफरत की सियासत ने, तफरीक की सियासत ने इस शहर की खिदमत नहीं की। ये शहर हर कौम, हर ज़बान, हर रंग, हर नस्ल के शख्स को अपनाता है। ये सबका शहर है, इसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है
और ये जो बार बार तफरीक की सियासत की गई है, तासुब की सियासत की गई है, मैं समझता हूँ कराची वालों ने इस तासुब की सियासत को, तफरीक की सियासत को रिजेक्ट किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में, उनके नुमाइंदों की शक्ल में। तो जनाब, पीपल्स पार्टी ने तो जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद की है और मुर्जा वहाब ने कहा कि जमात इस्लामी कब्जा ग्रुप है जो खंभों और पुलों पर कब्जा कर रही है। पीपल्स पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें करना ये भी एक बड़ा सवाल है। इमेच्योर स्टेटमेंट भी है, मुझे लगता है इस तरह से तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ये इस तनकीद पर काफ़ी सवालिया निशान भी हैं। लेकिन जनाब, दूसरी जानिब हाफिज नईमुर रहमान का क्या कहना है, आइए वो आपको सुनवाते हैं। कोई भी कब्जा और कोई भी डाका जो अवाम के मैंडेट और जमहूरियत और हमारे मुस्तकबिल पे पड़ेगा, उसको ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो हो सकेगा करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे आइन, कानून और जमहूरियत के फ्रेमवर्क में पुरअमन मुज़ाहिमत है वो हम करेंगे इंशाल्लाह। इसी मामले पर बात करते हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रजी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसामा रजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, तहरीक इंसाफ के 30 से ज़ायद यूनियन कमेटियों के चेयरमैन ने जमात इस्लामी को वोट देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो इंतखाबात में शरीक ही नहीं होंगे। और दूसरी जानिब है पीपल्स पार्टी, जिन्होंने ना सिर्फ जमात इस्लामी को तनकीद का निशाना बनाया है बल्कि उन्होंने अपना मेयर लाने का दावा जो है वो सच साबित होने जा रहा है, उनका ऐसा कहना है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो सियासी तर्ज-ए-अमल इख्तियार किया है वो निहायत भयानक है और उसके नतीजे में वो शहरियों की जो रही सही हमदर्दी है वो भी खो देंगे। तो जो कहते हैं ना कि गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। पीपल्स पार्टी लोगों को अगवा कर रही है, पुलिस के जरिए जो है वो धमकियां दिलवा रही है, पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवा रही है। सिंध हुकूमत की पूरी ताकत इन नुमाइंदों को उठाने, अगवा करने, दबाव, धौंस, धांधली, दौलत के जरिए उनको जो है खरीदने की, इन सारे हथकंडों के बावजूद ये अभी तक किसी चीज में भी कामयाब नहीं हो पा रहे। और रिजर्व सीटों की जो हलफ बर्दारी थी उसमें 100% पीटीआई के मेंबरान हमारे साथ शरीक थे, एक भी वोटर उनका कम नहीं था। ये जो कल की बात है जिसका आपने जिक्र किया है असद अमान की तरफ से, इसकी फैमिली की तरफ से ये बात 2-3 दिन पहले सामने आ गई थी कि वो हमारे राब्ते में नहीं है और वो गायब हो गया है। पीपल्स पार्टी अब गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस के जरिए लोगों को गायब कर रही है और उनके ऊपर जो है वो झूठी FIR काटने की धमकियां देकर उनको इस तरह के बयान दिलवाना। 2 से 3 अफराद को कल इन्होंने टेलीविजन के 1-2 चैनल्स के सामने पेश किया और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जी 20 लोगों ने जो है वो ऐलान कर दिया और 20 या 21 लोगों की फहरिस्त उन्होंने जारी कर दी। थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो 20-21 नहीं है, वो 30 हैं। और पीपल्स PTI के जो उनके सूबाई सदर हैं उनकी 1 महीने पुरानी वीडियो भी जो है वो चलानी शुरू कर दी कि अभी हमने कोई फैसला नहीं किया, वो फला नहीं किया, फला नहीं किया। PTI के जो सिंध के सदर हैं उसके थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी दोबारा वीडियो जारी की है कि हम जमात इस्लामी के साथ 100% हैं, 100% हिमायत करते हैं, हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। और पीपल्स पार्टी के इस फाशिस्ट हथकंडे के खिलाफ उन्होंने शदीद मजम्मत की है और कहा कि हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। तो ये 2 से 3 लोग जो इस वक्त गायब कर दिए गए थे उनकी तरफ से ये चीज सामने आई है और मैं समझता हूँ कि ये काम करके पीपल्स पार्टी आखिर क्या कहना चाह रही है। वो ये कहना चाह रही है कि जो 193 वोट जमात इस्लामी और PTI के हैं वो कम है और 100 जो गैर यकीनी 173 वोट हैं उनके अभी नून लीग ने पूरी तरह से उनकी हिमायत का ऐलान नहीं किया है, वो मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं। तो क्या इस तरह से वो ये साबित करना चाह रहे हैं इसके जरिए क्या वो जमहूरी कोई खिदमत करेंगे? तो ये पीपल्स पार्टी की पूरी तारीख हमेशा से जमहूरियत दुश्मन, अवाम दुश्मन, कराची दुश्मन तारीख है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसी तर्ज अमल का मुजाहरा किया है। हम ये समझ रहे थे कि शायद कोई फर्क पड़ा होगा, खास तौर पर सईद गनी के हवाले से तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ है कि उन्होंने जिस किस्म का तर्ज अमल इख्तियार किया है ये तो उनसे तवक्को नहीं कि पीपल्स पार्टी में और भी लोग जो ये काम कर सकते थे, लेकिन ये पूरा जो पार्टी का जो कलर है वो बिल्कुल इसी तरह का कलर है कि उसमें कोई जो है ये जमहूरियत की लाश पे खड़े होकर जमहूरियत की बात करते हैं और ये लोगों को अगवा करके धौंस धांधली। इस वक्त कराची में सिविल मार्शल जो है वो मुसल्लत है, पुलिस के जरिए एक मार्शल तर्ज अमल है कि जो पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर इख्तियार किया हुआ है और इस तरह से वो अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहते हैं।
वो चाहते हैं कि 9 लाख वोट जिन पार्टियों को मिला है उसके मुकाबले में इनके धांधली ज़्यादा 3 लाख वोट जो बने हैं वो 3 लाख वोट उसके ऊपर भारी हो जाएं। ये कैसे हो सकता है? ये इसको कोई कबूल नहीं बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुर्तजा वहाब साहब ने इल्जाम लगाया कि जमात इस्लामी कब्जा ग्रुप है जो कि खंभों और पुलों पर कब्जा कर रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जो चाहे कहते हैं, ये तो बौखलाहट है, क्या है मैं नहीं समझता। जमात इस्लामी को भी राइट है अपनी मुहिम चलाने का, जमात इस्लामी अपनी मुहिम चला रही है। पीपल्स पार्टी का तो हाल ये है कि इस शहर कराची में, ये मेन स्ट्रीम शहर में अपना झंडा लगाने के भी काबिल नहीं है और ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि इनको जो है वो मैंडेट मिल गया है, इनको इतने वोट मिल गए। जितने वोट आपको मालूम है, इससे पहले इन्होंने हल्का बंदियों में धांधली की है, फिर जो बैलेट पेपर और जो इलेक्शन का मटेरियल है वो सारे अफसरान को दे दिया गया था, अमले को दे दिया गया था। वो अमला जो पीपल्स पार्टी का मुतय्यन करदा अमला है, उसके नतीजे में जो शिकायत सामने आई है कि इन्होंने हजारों वोट खुद पैरेलल जाली वोट छपवाए हैं मार्केट से, इन्होंने प्रेस में छपवा कर अपने वर्कर्स के जरिए वो बैलेट पेपर जो है इंतखाबात में जाली तरीके से इस्तेमाल किए, जो बैलेट बॉक्सेस में डाले गए हैं। उसके बावजूद भी इनके वोट 9 लाख के मुकाबले में 3 लाख ही हो सके। अब आप बताइए कि इसके बाद ये इस तरह के, अच्छा चले ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, कब्जा क्या है? अगर कोई पार्टी अपनी कैंपेन बिल्कुल चला रही है तो बिल्कुल सही। क्या हुआ भाई? उसामा रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, अब जिस तरह जमात इस्लामी जो है वो पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है कि धौंस धमकी के जरिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदल रही है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि या कोई शख्स ऐसा सामने आए और वो कहे कि जी मुझे सईद गनी ने आकर पैसे दिए हैं या सईद गनी ने मुझे धमकी दी या मुझे पुलिस से उठवा लिया, तो फिर तो चले उस बात की तहकीकात भी हो सकती है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के बजाय पीटीआई के कुछ अफराद खुद ये बात करना शुरू कर दें कि जी हम हाफिज नईम साहब को वोट नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को अपने अंदरूनी मसाइल को खुद देखना चाहिए। और ये सिर्फ कराची में नहीं हो रहा, पीटीआई के लोग पूरे मुल्क में 9 मई के वाकयात के बाद अपने बाप को पार्टी से लातल्लुक कर रहे हैं और उनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। और ये चीज़ मैं आपको और याद कराऊं कि जब जनवरी में कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम जमात इस्लामी को अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे। और उसके फौरी बाद फवाद चौधरी ने और इनके जो कराची के उसके सदर थे उन्होंने और कई लोगों ने खुलकर ये कहा कि नहीं, हम जमात इस्लामी के बिल्कुल हक में नहीं। और इनकी जो मीटिंग्स होती रहीं उसमें इनके जो मुंतखब चेयरमैन हैं उनको इनके लीडर्स यकीन दिलाते रहे कि हम जमात इस्लामी को किसी तौर पर भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब अगर ये जमात इस्लामी पीटीआई के अंदरूनी इश्यूज हैं और उसकी बिना पर कई लोग उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, बीइंग अ पॉलिटिकल अपोनेंट, हमारा ये हक है कि हम इस पॉलिटिकल जो सिचुएशन पैदा हो रही है उससे फायदा उठाएं। अब ये समझते हैं कि जी क्योंकि जमात इस्लामी के 130 हैं, पीटीआई के 63 हैं, टोटल 193 हैं, अब ये जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की हो गई है कि वो इंश्योर करे कि हाफिज साहब को ये 193 वोट पड़े। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी को पूरा करें। सही सही। लेकिन उनका सईद गनी साहब ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी भी अक्सरियत में नहीं है और पीपल्स पार्टी ने जिन जमातों को साथ मिलाना है और वो मिला के जो आपके 173 वोट बनते हैं, अभी उन्होंने भी यकीन दहानी नहीं करवाई पीपल्स पार्टी को। ये तो हमारा मसला है ना कि नून लीग हमें वोट देती है, जेयूआई देती है, टीएलपी देती है कि नहीं देती है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इन सबको मिला के हमारे 173 बनते हैं और उनके 193 बनते हैं। 15 तारीख को इंतखाब होगा, 193 ले लें। सबसे पहले मुबारकबाद मैं देने जाऊंगा हाफिज साहब को और उनको मेयर तस्लीम करेंगे। सही। लेकिन अगर उनको 193 नहीं मिलते, हमें ज्यादा मिल जाते हैं, उनको कम मिलते हैं, तो उन्हें भी फिर इसी थोड़ा सा रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। सही। तो सर नून लीग, जेयूआई, बाकी तमाम जमातों ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है, क्या वो आपके साथ हैं? देखिए जी, नून लीग ने बाकायदा कर दिया है, जेयूआई भी इंशाल्लाह ताला कर लेगी और टीएलपी के साथ भी हो जाएगा। मुझे 100% उम्मीद है कि ये तमाम जमातें पीपल्स पार्टी के साथ होंगी। बिल्कुल सही। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मेयर कराची का ये जो मामला है ये रुख इख्तियार करता है, क्योंकि जहां जमात इस्लामी पूरी उम्मीद थी कि पीटीआई के इत्तेहाद के साथ उनके वोट ज़्यादा हैं और मेयर कराची जमात इस्लामी से होगा, वहीं पीपल्स पार्टी का भी इस वक्त जो
लेवल ऑफ होप है जी। वो बहुत हाई हाई है है। कि जनाब जेजुआई हो या नून लीग हो वो हमारे साथ हैं और हमें जो है वोट ज़्यादा पड़ेंगे, हम अक्सरियत में हैं और मेयर कराची जो है वो पीपल्स पार्टी का का ही जियाला होगा। तो लेट्स सी अगेन। अच्छा, आजकल हर खबर पे का जो इख्तिताम है वो लेट्स सी पर हो रहा है पर ही होता है। अभी तो देखिए हम कुछ नहीं कह सकते। और बस उस लेट्स सी में जो अकॉर्डिंग टू हालात जो है नजर कुछ आ रहा होता है लेकिन हो कुछ और जाता है। हो कुछ और जाता है। ये जो घन चक्कर है ना ये घन समझ से चक्कर जो है बाहर ना हाँ जी, ये घन एनीथिंग चक्कर समझ से कैन बाहर है। हैपन। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सारी जो है ना वो सिचुएशंस अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। यस So we बिल्कुल। cannot say anything. एक सिचुएशन कुछ और है फाइन- जनाब, उस पे भी हम बात कर लेते हैं बहुत और ज़रूरी वो है स्टेट बैंक का शरह सूद 21% बरकरार रखने का फैसला जो सामने आया है। एलामी के मुताबिक अप्रैल और मई के महंगाई के आदाद शुमार तवक्कुआत के मुताबिक हैं और स्टेट बैंक ने शरह सूद 21% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। जारी खातों का तवाज़ुन जो है वो मार्च अप्रैल में मस्बत रहा है, जिसके बाद ज़र मुबादला पर दबाव कम हुआ है, जबकि 2023 में कौमी पैदावार खातिर खा कम हुई है। आइंदा माली साल बजट मामूली सुकड़ाव की निशानदेही भी कर रहा है। महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई की तवक्कुआत को वस्त मुद्दती अहदाफ तक लाने के लिए सूद की मौजूदा शरह दुरुस्त है और ये 21% का जो पॉलिसी रेट है यही बरकरार रखा जाएगा। इस पर एक तफसीली रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क में आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 21% पर बरकरार रखते हुए स्टेट बैंक ने महंगाई में बतदरीज कमी की खुशखबरी भी सुना दी। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कहा गया, मुल्क में माहाना महंगाई ने 38% की बुलंद तरीन सतह को छू लिया है। सख्त मालियाती पॉलिसी के बाइस अवाम की कुव्वते खरीद कम हो रही है, जो महंगाई में कमी का बाइस बनेगी। रवा माली साल GDP ग्रोथ 3% रही। मार्च और अप्रैल में करंट अकाउंट सरप्लस रहा, जिससे अदायगियों का तवाजुन बेहतर हुआ। आलमी मार्केट में अजनास की कीमतें कम हो रही हैं और मालियाती दुनिया में इस्तेहकाम आ रहा है। बदतरीन सैलाब के बावजूद इस साल गंदम और गन्ने की बम्पर पैदावार हासिल हुई। रुपए और ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव में कमी आई है। मालियाती खसारा GDP के 3.6 के बराबर आ गया है। नए माली साल के बजट के आदादो शुमार से उम्मीद है कि महंगाई में कमी और बैरूनी अदायगियों के तवाजुन में बेहतरी आएगी। माली साल 2025 में महंगाई 5 से 7% पर आ जाएगी। और इस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर अकमल साहब ने, जो कि माहिर मुईशत हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, कहिएगा, अगले 2 माह के लिए शरह सूद जो है वो 21% बरकरार रखने का फैसला किया गया है, इसके मुल्की मुईशत पर क्या असरात पड़ सकते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। इसमें यह है कि जब आप इंटरेस्ट रेट को इस तरह से हाई लेवल पे फिक्स करते हैं तो दैट ट्रांसलेट्स इनटू हाई प्राइसेस ऑन द होल, क्योंकि लेंडिंग लोगों जो बैंक्स की है वो एक्सपेंसिव हो जाती है और उस तरह से जो प्राइवेट बारोअर्स हैं फ्रॉम द बैंक्स, उनकी भी कॉस्ट ऑफ बारोइंग ऊपर निकल जाती है। तो क्या इंडस्ट्री, क्या प्राइवेट बारोअर, सबकी हाँ वो प्राइस, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाती है इस वजह से, क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रहे होते हैं। तो इससे आपका इन्फ्लेशन और ज़्यादा बूस्ट करने का चांस होता है। गो कि आप इसको 21% पे रखने का टारगेट कर रहे हैं, विच इज़ जस्ट अ ड्रीम। मेरे नज़दीक ये एक दीवाने का ख्वाब है, क्योंकि आप 35% खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं, द लिबरल इकोनॉमिस्ट, वो हैं वो इसको 45 एंड 50% के दरमियान दे आर लुकिंग एट इट। आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 8% था लास्ट ईयर, जो कि 23.4% है, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। तो इन्फ्लेशन जो आप 21% टारगेट कर रहे हैं, दिस इज ए ड्रीम। अगर आप इसको ड्रीम नहीं भी लेते हैं एंड दिस इज एक्चुअल, ये 21% पे आप मेंटेन कर लेते हैं, तो आपकी जो सैलरीज इंक्रीज कर रहे हैं लोगों की, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक आप कर रहे हैं 15% एंड फ्रॉम 16 और 17 ऑनवर्ड्स आप कर रहे हैं 20%। अगर वो 20% को लेते हैं इंक्रीज को, तो आप 21% इन्फ्लेशन रख रहे हैं, तो दिस इज -1% इंक्रीज इन योर सैलरी। जी और अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो मौशी इमरजेंसी नाफिज हो सकती है?
जी 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 जी, अगर आपका इशारा डिफॉल्ट की तरफ है तो दिस इज क्वाइट अराउंड द कॉर्नर, दिस इज लूमिंग अराउंड द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। और इसमें कोई शक नहीं है। आपके जो है वो डिफरेंट एजेंसीज ने, जो आपके खादिम हुसैन की एजेंसी है या इवन डिफरेंट जो आपके रिसर्चर्स इंडिपेंडेंट, दे हैव क्लियरली इंडिकेटेड देयर इज ए बिग रिस्क ऑफ मटेरियल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इन द कमिंग मंथ्स, क्योंकि आपको सितंबर में आपने $9 बिलियन पे करने हैं और फिर आपने नवंबर में 11 बिलियन करने हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, जो डिफॉल्ट के हैं, वो शायद अभी तक मंजर आप पे नहीं लाए गए, लोगों को नहीं बताए गए कि इससे फिर होगा क्या। आपकी इम्पोर्ट्स क्लोज हो जाएंगी, आपकी जो नीडेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो मेडिसिन हैं, जो फार्मास्यूटिकल के आइटम्स हैं, जो आपकी इंडस्ट्री की फर्टिलाइजर्स हैं, फूड आइटम्स हैं, जो कि 48% आपका फूड आइटम्स इंपोर्ट होती हैं, तो वो सब क्लोज हो जाएंगी, आप दुनिया से कट जाएंगे और आप बिल्कुल एक स्टार्वेशन की सिचुएशन में आ जाएंगे इफ डिफॉल्ट अकर्स। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह पॉलिसी रेट की बात की, अगर यहीं पर रहता है, क्या ऐसा नहीं है कि पॉलिसी रेट बढ़ने से इन्फ्लेशन में कमी तो नहीं लेकिन रुक जाती है, महंगाई रुक जाती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि महंगाई में मजीद इजाफा होगा? जी ऑफ कोर्स, वो तो हर सूरत में होना है। वो तो आप डिफॉल्ट करें या ना करें, इन्फ्लेशन इज बाउंड टू राइज बिकॉज यू आर इम्पोजिंग 700 बिलियन के आप न्यू टैक्सेस इम्पोर्ट कर रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो आपका 44% जाके टैक्स आपका रुक रहा है, जाके जो आपको मिला जुला के आप टैक्सेस, तो वो तो टैक्स तो अल्टीमेटली तो वो तो कंज्यूमर के शोल्डर पे आके गिरेगा। बिजनेस मैन तो नहीं बॉदर नहीं करता, वो तो इन्फ्लेशन। जी तो सर इसका मतलब है कि पॉलिसी रेट ज्यादा है तो कारोबार भी ठप रहेगा और इन्फ्लेशन में भी इजाफा होगा, बाइंग पावर भी कम होगी और रुपए की कदर में भी गिरावट होगी। तो सर इस मुआशी इमरजेंसी तो ऑलरेडी है फिर मुल्क में, ऐसे में आपके ख्याल में क्या हुकूमती पॉलिसीज जो हैं वो इफेक्टिव हैं? देखिए गवर्नमेंट, देखिए फेयरली स्पीकिंग गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट। आप जितना रिलीफ दे सकते हैं, IMF ने आपको अलग शिकंजे में जकड़ा हुआ है, वो आपको हिलने की जगह नहीं दे रहा, लेकिन आप इसके बावजूद आप प्रॉब्लम्स को कोशिश कर रहे हैं डिसॉल्व करने की। बट द इशू इज पाकिस्तान में बजट हर साल आता है और वही फिगर्स अपडेट या जैसे भी आप ऑपरेट कर लें और डाउन साइज कर लें, बजट इज ऑलमोस्ट सेम समझे आप रहता है। लेकिन आपके यहाँ जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, दैट द स्ट्रक्चरल इशूज। आपके यहाँ जो साइज ऑफ द गवर्नमेंट है दैट इज टू बिग, it's big burden on the economy of Pakistan। आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स आप रखे हुए हैं जहाँ पे वो रिडंडेंट हैं, many are useless, तो that has to be। फिर आपके जो डेवलपमेंट के आपके जो प्रोग्राम्स हैं, they are not productive and there is huge lacuna। उसमें जो करप्शन का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, मिसयूज है, मिस एप्लीकेशन है। अभी भी 80% फंड्स कई जगहों पे लाइंग ब्रेक जो वैसे पड़े हुए हैं जो अभी तक आप अप्लाई नहीं कर सके, आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप उसको यूज करें। तो वो बाउंड तो हो गए ना, वो कैप्चर तो हो गए, वो इकोनॉमी के काम नहीं आए। जी बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर डॉक्टर अकमल पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा और आइंदा के लिए शरह सूद का तयन भी किया जाएगा। खबरें ये हैं कि इसको 21% पर बरकरार रखा जाएगा। लेकिन अगेन डॉक्टर साहब वाली बात कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा और हमारी इकॉनमी जो इस वक्त वेंटिलेटर पर है, इसको ऑक्सीजन के एक बड़े सिलेंडर की ज़रूरत है और वो सिलेंडर हमें IMF से पता नहीं कब मिलेगा। वेरी गुड। आपने बहुत अच्छे से जो हमारी पूरी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन उसको बड़े अच्छे से पोर्ट्रे किया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट अगेन, और हम पॉजिटिविटी ही फैलाना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, तो बिल्कुल उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। नो नेगेटिविटी अगेन इस खबर का इख्तिताम हम करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट पे करते हैं, क्योंकि लेट्स सी। अच्छा, हुकूमती जो पॉलिसीज है वो लेट्स सी वाली सिचुएशन में एब्सोल्युटली। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान। मसनूई ज़हानत AI की निगरानी के लिए आलमी इदारा बनाने की ज़रूरत। और अगर हम बात करें AI टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है और जितनी इसमें इनोवेशन आती जा रही है, इंसान इसे कंट्रोल करने के अब तरीके तलाश करने से कासिर हैं। और
चैट जीपीटी की भी अगर बात करें और दीगर मशीन लैंग्वेज की अगर हम बात करें, चैट डिफरेंट बॉट्स आ चुके हैं जिसपे अब लोग बहुत ज़्यादा इंगेज हैं और इंसान की कोशिशों को अब वो नकारा भी बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का अब ये भी कहना है कि एआई की वजह से फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस आ जाएंगी कि दफ्तरों में जो है वो लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी और जो लोग अब हम ये समझते हैं कि बहुत एफिशिएंटली काम करें, एआई उसको रिप्लेस कर देगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान भी हैं क्योंकि उनकी नौकरी जाने का ये ऑफिस वाली जो आपने बात की है ना, ये वाकई ये पिछले कुछ अर्से से बात हो रही है कि जो मैन पावर है उसकी इतनी जरूरत नहीं रहेगी जी। अच्छा, फिर ये एक खदशा ये है कि इंसानों के ज़ेरे इंतजाम नहीं रहेगी बेसिकली ये जो एआई टेक्नोलॉजी है। ये एक बड़ा सवाल है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। किस तरह होगा जमील, हम लोगों का ये कहना था कि इसका इम्कान ये था कि इसको हम मालूमात को स्टोर करने के लिए या मालूमात को तरतीब देने के लिए इनकी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे, या फिर बायोमेडिसिन तालीम की अगर हम बात करें उसकी फील्ड में इसका सही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब खदशा, जिस तरह से जमील ने भी कहा कि ये जाहिर किया जा रहा है कि अब ये इंसानों के कंट्रोल से एक चीज़ बाहर जाने का जो है ना वो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अब वो इंसानों के कंट्रोल में नहीं रहेगी और मशीन की अगर बात की जाए तो एक टेक्नोलॉजी पर जो है ना दुनिया मुनहसर हो जाएगी और फिर इंसानों की जो ज़रूरत और इंसानों की एफिशिएंसी की हम बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी क्योंकि उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। और बहुत सारे लोग इसकी वजह से बहुत परेशान हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अब क्या बनेगा, फ्यूचर में क्या होगा, क्या हम अपने दफातर में बैठेंगे या फिर हमें घर बैठना पड़ेगा और रोबोट्स हमारी जगह पर काम करते नजर आएंगे। अच्छा, एक अमेरिकी ऑनलाइन मीडिया कंपनी इनसाइडर का जो सर्वे है वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं कि चैट जीपीटी इस्तेमाल करने वालों की तादाद कम है। सिर्फ 19% लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं जबकि सिर्फ 9% लोग गूगल बार्ड चैटबॉट इस्तेमाल करते हैं। तो माहाना बुनियादों पर 7% लोग, जबकि एक हफ्ते में सिर्फ 8% लोग एक से ज्यादा बार चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर लोग चैट बोट टेक्नोलॉजी इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो किसी नए मौजू के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। अब जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन की हद तक नहीं है। ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलने वाला एक बिजनेस है। बिल्कुल। और जमील, अगर हम बात करें पाकिस्तान में जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया गया है चैट जीपीटी और फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फीचर है जो कि चैट बॉट की सूरत में है जिससे लोग बात कर सकते हैं, स्नैपचैट का ही एक फीचर है, उसका सही इस्तेमाल भी है, गलत इस्तेमाल भी है, लेकिन पाकिस्तानियों को किस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए इस पर भी तफसील से बात करेंगे। आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तानी मीम्स बन रही हैं जमील, ट्रस्ट मी, कि पाकिस्तानी जो है वो ना सही से बात करे ना गलत से बात करे, बीच में कहीं अटक चुके हैं। तो सबसे पहले इस पर बात करते हैं, हमारे साथ फुरकान अजीज साहब मौजूद हैं जो कि आईटी एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। फुरकान साहब, बताइएगा कि ये एआई टेक्नोलॉजी है क्या और इस पर किस हद तक इन्हिसार किया जा सकता है? थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं एआई के हवाले से थोड़ा कहना, जब हम टेक्नोलॉजी में यूज हुई तो हम ये इंसान को हेल्प करेगी, तो हेल्पिंग के तौर पे हमारे, लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये हमें कंट्रोल करना। अब आप एक इमेजिन कि रिक्वायरमेंट मिलती है यूनिवर्सिटी में और जाके असाइनमेंट बनवा लेते विद इन, तो पर्पस था वो असाइनमेंट का, ये वो प्रोजेक्ट देने, तो वो पर्पस हो गया। अब टीचर के पास कोई मैकेनिज्म था वो डिसाइड कर सके कि जो एक स्टूडेंट अपने से असाइनमेंट एक स्टूडेंट जो है वो बांट के या से वो असाइनमेंट करवा रहा है। आपका जो एजुकेशनल सिस्टम है आप लिखे रह जाते हैं। फिर प्लेजरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी, अब पहले कंटेंट राइटर्स करते थे किसी जमाने में, जो ब्लॉग्स लिखा करते थे, आर्टिकल लिखा करते थे, बहुत ज्यादा क्रिएटिव कंटेंट किया करते थे। अब क्या हुआ, चैट के बहुत सारे कंटेंट जनरेशन टूल्स आपके पास मौजूद हैं जो आपको कंटेंट लिख देते हैं बहुत ज्यादा टाइम। ना सिर्फ कंटेंट, आपको ग्राफिक्स और वीडियोस की दुनिया में भी सिमिलर जनरेटर्स, जो जनरेटिव एआई के एक मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं जिनमें से एक सिमेंटिक एआई, जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जो चैट जीपीटी की बात करें तो जो एल्गोरिथम है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, दैट्स वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई इज कि आप प्रीवियस हिस्ट्री देखें, अभी रिसेंटली एडोब फोटोशॉप के अंदर एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है। प्रीवियसली वो यूज्ड टू, अगर किसी भी पिक्चर को हमने एडिट करना होता था तो हमें मैनुअली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती थी और ह्यूमन स्किल्स बहुत ज़्यादा काम आती थी कि आप कितनी सफाई के साथ, कितनी अच्छाई के साथ वो फोटो जो है ना वो एडिट करते हैं। बट अब वो आपने सिर्फ उसको कमांड देनी है, फोटोशॉप को एक पिक्चर लगानी है, कमांड देनी है कि आपने इसको किस तरह से मैनिपुलेट करना है, तो वो हो जाएगा। तो अब आप देखें कि फॉर
की दुनिया के अंदर भी ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाएगा कि अगर एआई आपको इतना पावरफुली और इतनी क्लीनलीनेस के साथ आपको एक पिक्चर एडिट कर देता है, तो हो सकता है कि फॉरेंसिक की दुनिया में भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अच्छा, एआई इज वेरी पावरफुल। एलन मस्क ने कहा कि एआई इज वेरी मच मोर पावरफुल देन वी थिंक। तो अभी रिसेंटली कल मैं देख रहा था यूएसए में एक जो डेटिंग ऐप इंट्रोड्यूस हुई है जिसमें इंसान रोबोट्स के साथ, एआई बॉट्स के साथ डेट्स कर रहे होंगे। सो कैन यू वेयर वी आर हेडिंग टू? अब अगर हमारी अगली जनरेशन है वो एआई बॉट्स के साथ डेट कर रही है या चैट कर रही है, गुफ्तगू कर रही है या गपशप लगा रही है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन दिस वुड बी? एंड अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान को आफ्टर ईयर और 2 पता चले कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो एक इंसान है ही नहीं, तो आप साइकोलॉजिकल ट्रॉमा किसी को अंडरस्टैंड करें। तो हो सकता है तब वो कहे अच्छा पता नहीं शायद मैं भी इंसान हूँ कि नहीं। और फुरकान, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि एआई से बातें करके बहुत खुश हैं और उनको ये मालूम है कि ये कोई इंसान नहीं है। एग्जैक्टली। अब देखिए पाकिस्तानियों की सिचुएशन थोड़ी सी जरा मुख्तलिफ है बाकी दुनिया से। मुझे तो लगता है पाकिस्तानी बखिए उधेड़ देंगे इस टेक्नोलॉजी के। एग्जैक्टली। हम हर सिचुएशन के अंदर सरवाइव करना जानते हैं और हर सिचुएशन को एंजॉय करना भी जानते हैं। बिकॉज मेरे ख्याल में एक सर्वे भी आया था, तो पाकिस्तानी जो दुनिया की खुश रहने वाली कौमों में, नस्लों में टॉप के कोई 10 टॉप 10 में शामिल होते थे। तो हम वैसे ही दुनिया में खुश रहने वाले, ज्यादा खुश रहने वाले लोगों में शुमार होते हैं। तो हम हर सिचुएशन को फन में ले जाते हैं। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट मैच हार भी जाएंगे, हालांकि क्रिकेट इज जुनून फॉर पाकिस्तान, तो हम फिर भी उसको भी एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, अब एक एआई जो है वो बहुत, जैसे हमने बात की, बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस डायरेक्शन में जा रही है वो अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसको जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा अलार्मिंग, फॉर एग्जांपल एटम बम की बात कर लें या आप ड्रोन्स की बात कर लें, तो वो जितने ज्यादा पावरफुल होते जाते हैं उतने ज्यादा डेंजरस होते जाते हैं। आपका क्या ख्याल है कि छोटे मुल्कों को क्यों नहीं इतनी आसानी से अलाउ किया जाता है कि आप एटम बम बना लें? एटम बम अगर बड़े मुल्क बना सकते हैं तो छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन मसला यहाँ आता है कि छोटे मुल्कों के पास उनको काइंड ऑफ कंट्रोल करने का, उनके ऊपर काइंड ऑफ सिक्योर करने का उनको मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो वो मिलिटेंट के या गलत लोगों के हाथों लग सकता है। सेम अप्लाइज टू द एआई। अगर मैं एआई बेस्ड एक ट्रक ड्राइवर के पास फार्मूला 1 का फार्मूला आ जाए तो और वो अपने ट्रक में वो फार्मूला 1 का इंजन इंस्टॉल कर ले, ट्रक इज अ ह्यूज जायंट थिंग और अनकंट्रोलेबल भी। उसकी हो सकता है ब्रेक्स उतनी पावरफुल ना हो, तो वो तबाही मचाएगा ना, डेफिनेटली। तो सिमिलरली अगर एआई की वर्ल्ड के अंदर आपके पास अगर स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स अपने ड्रोन्स, अपने जो रॉकेट्स हैं, शिपिंग रॉकेट्स हैं, उनमें एआई यूज कर रहा है बहुत ज्यादा हैविली टू गाइड द राउट ऑफ द रॉकेट। तो अब अगर आप वही फॉर्मूला एक मिलिटेंट एलिमेंट के पास चला जाए और वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी, वही एआई का फॉर्मूला जो एआई का पूरा एल्गोरिदम है। अच्छा फुरकान, ये अगर एआई टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो ये तो अफरादी कुव्वत को भी बुरी तरह मुतासर कर सकती है। और फिर अगर स्टूडेंट्स की बात करें जो कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, इसका अच्छा इस्तेमाल भी है ज्ञान। और जिस तरह से आपने कहा कि अगर फार्मूला 1 का जो है इंजन वो हम ट्रक में लगा दें तो क्या होगा, तो इस तरह से इसका सही और गलत इस्तेमाल ये कब तक बताया जाएगा? और क्या कोई चेक एंड बैलेंस एंड सर्वेलेंस का क्या सिस्टम होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? अच्छा, जैसे अभी हम आई डोंट नो इफ इट इज अलाउड टू यूज दैट वर्ड, हम पोर्नोग्राफी की अगर बात करें तो ये पूरी एक इंडस्ट्री है जो कि जिसके ऊपर लेजिस्लेशंस भी हुई हैं और बहुत ज्यादा उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस भी है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे इंटरनेट है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा तरीके होते हैं। पाकिस्तान ने बैन किया उसको, और हमारे जितने भी ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सबको उनको अबाइड करना पड़ता है। और वो ऑब्लिगेटरी जो भी उनके पास एक चेकलिस्ट है उसको करना पड़ता है। पाकिस्तान में नहीं अलाउड, आप नहीं देख सकते, खोल ही नहीं सकते, खुलेगा ही नहीं, बिकॉज अवेलेबल ही नहीं है पाकिस्तान में वो कंटेंट। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी चीजों को, अच्छा एक और चीज भी यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़ा सा, जैसे हम फोन की बजाय क्रिप्टोग्राफी की ले लेते हैं, ये क्रिप्टो करेंसीज की एग्जांपल ले लेते हैं। क्रिप्टो करेंसीज का पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, नेगेटिव इस्तेमाल भी है। मतलब वो हेल्थ केयर में भी इस्तेमाल हो रही है, फिनटेक में भी हो रही है, और हिस्ट्री में भी हो रही है, और बहुत सारी जगहों पे हो रही है। एंड एट द सेम टाइम ब्लैक मनी के लिए भी इस्तेमाल हो रही है।
तो हम एक कंपोनेंट को पिक करके ब्लैक की वजह से हमने कहा जी इसको बैन कर दें। बहुत सारी कंट्रीज ने इसको कंप्लीटली ऑल टुगेदर बैन कर दिया, वो भी मुनासिब नहीं है। तो उस फिर मिडिल ग्राउंड लाने के लिए कि आपने बैन भी नहीं, आपने खुल्लम खुला उसको अब्यूज करने भी नहीं देना है, तो फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, और वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो होती हैं वो एक्चुअली आईटी एक्सपर्ट्स ही होती हैं, उनको पता होता है इसका पॉजिटिव इस्तेमाल क्या नेगेटिव क्या है। तो आप बाउंड्री सेट करते हुए जी बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका फुरकान अजीज़, आपने तफसील से इस मामले पर हमारे से बात की। और एआई टेक्नोलॉजी जितनी ख़तरनाक है उतनी ही हेल्पफुल भी है। अब देखना यह है कि आने वाले इसका इस्तेमाल किस हद तक ख़तरनाक साबित हो सकता है और या फिर फ़ायदेमंद फ़ायदेमंद तो है बिल्कुल। जिस तरह से उसने भी, फुरकान साहब ने भी हमें बताया कि अगर आपने किसी टॉपिक पे रिसर्च करनी है तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अब रिसर्च आर्टिकल्स जो हम पहले पब्लिश कराया करते थे, न्यूज़पेपर्स में लिखा करते थे, अब वो आप एआई में अगर एक टॉपिक उसको आप उसको एक वर्ड इवन आप अगर लिखते हैं तो आपके बारे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब तो वो फिल्टर्स वाला मामला कितना अच्छा हल हो गया ना, बिल्कुल वो देखे ना आप। अच्छा, फिल्टर्स वाला भी खवातीन का मामला ये कितना हल हो गया कि बस कोई नहीं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए, उनको एप्स करने की जरूरत नहीं है जमील, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि खवातीन का मेकअप भी ना बस एक स्टेम से हो जाए, बस वो बैठे और एक ठप्पा लगे और मेकअप हो जाए। कोई ऐसा रोबोट बनाने की जरूरत है कि इतना टाइम जो मेकअप में दरकार होता है। हाँ, रियल की बात करेंगे ना आप। हाँ जी, अब आप ये कहने लगे कि लेट आप फिर भी आएंगे। देखा वो खुद ही बताया, वो रोबोट भी तैयार कर रहा होगा तो लेट ही। खवातीन कभी जल्दी तैयार नहीं हो सकती, वो रोबोट हो या इंसानी हाथ हो। सही है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। अल्बानिज़म से आगाही का दिन है आज, 13 जून को मनाया जाता है। अल्बानिज़म एक पैदाइशी हालत है जिसमें जल्द, बालों और आंखों में मेलानाइन पिगमेंट की जो जुज़वी या मुकम्मल कमी हो जाती है, और विरासत में मिलने वाली जीनियाती हालत है जिसमें बच्चों को अल्बानिज़म हो सकता है। और कहा जाता है कि ये गैर मुतादी है, यानी ये एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल नहीं हो सकता। इस पर हम बात करते हैं, और इस पर तफसील से बात करने के लिए इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है रिकी मंच साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी बिल्कुल, मैं ठीक। जी अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइए अल्बानिज़म के बारे में अगर हम आपसे जानें तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और इसकी अलामात क्या हैं? ओके, तो अल्बानिज़म बेसिकली कॉज करता है व्हेन जब जो आरएनएस होते हैं उनमें कोई कलर पिगमेंटेशन सेल्स की कमी की वजह से, चाहे वो पेरेंट में से किसी एक में चाहे या किसी दोनों पार्टिसिपेंट के अंदर होता है, तो उसकी कॉज बनती है अल्बानिज़म। एंड हाँ, इसकी थोड़ी सी क्या होती है, दस लाइक सूरज की यूवी रेज जो सी हैं दैट इज़ लाइक वेरी हार्मफुल फॉर स्किन, तो हमें उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। और देर लाइक वो आंखों के लिए वो जो रोशनी है, जो यूवी रेज हैं, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती बिकॉज कि ये वाइट आईब्रोज आई लैशेज़ हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करती हैं डायरेक्ट यूवी रेज को आंखों के अंदर, जो कॉज बनता है हमें सूरज के अंदर कम नजर आने का। अच्छा रिकी, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें तो आपने अपनी अभी भी यू आर वर्किंग विद अ वेरी गुड फर्म और आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मॉडलिंग भी करते हैं आप, डायरेक्टर भी हैं प्रॉबेबली, और अपने सफ़र के बारे में बताइए। फिर आपने क्या, आपकी एजुकेशन क्या है और किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? जी श्योर। स्टार्टिंग विद दिस बिगनिंग, जब मैं पाकिस्तान में आया था, एज आई टोल्ड यू आई वाज बोर्न इन बहरीन, तो पाकिस्तान में आने के बाद जब मैंने यहाँ पे स्कूलिंग स्टार्ट की थी तो शुरू में इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि आप एक ऐसे बच्चे हो जो कि यू नो धूप में सही से देख नहीं सकता, तो आप एक ऐसे किरदार बन जाते हैं जो जिसे बुली किया जाता है। यू नो कोई भी बच्चा आपके साथ उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं करना पसंद करेगा, क्योंकि आप उनके साथ जाकर प्लेग्राउंड में ऐसे यू नो यू कैन नॉट प्ले विद देम। तो वो कॉज बनी थी स्टार्टिंग में मेरी एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिटी का, बट विद पैसेज ऑफ टाइम आई लर्न दिस थिंग कि आपको किसी सोसाइटी से एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं थी। Absolutely. ठीक है, जब आप बाहर एक्नॉलेजमेंट ढूंढते हैं उसका मतलब ये कि आपका ताल्लुक खुद के साथ कमज़ोर है। तो जब आपका ताल्लुक खुद से बनता है तब आई गेस के you start receiving everything as you are. बहुत अच्छी खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल सही बात किया। अच्छा, सेहत के दीगर मसाइल क्या फेस करने पड़ते हैं आपको?
हमें अपनी स्किन के केयर को बहुत ज़्यादा लेके चलना पड़ता है। जैसे कि अगर आपको सूरज के अंदर मुझे शूट्स वगैरह करने पड़े तो हमें सन ब्लॉक्स या सन क्रीम्स वगैरह यूज़ करनी पड़ती हैं उसके साथ, क्योंकि अगर सूरज की यूवी रेज के से परहेज़ नहीं किया जाता तो वो कॉज बन सकता है अल्बाइनोस के ऊपर स्किन कैंसर्स का, जो कि हम देखते भी हैं अमूमन के वो बहुत ज़्यादा रेडिश से स्किन हुई होती है और वो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो स्किन कैंसर की डिजीज़ हैं जो कि अल्बाइनोस को फेस करने पड़ते हैं क्योंकि सेंसिटिव स्किन की वजह से। तो आपको कुछ वैसे कपड़े यूज़ करने पड़ते हैं जो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट ना करें आपकी स्किन के अंदर। और So what colors do you guys mostly wear? क्या कोई कलर्स का भी इंतखाब करना पड़ता है कि ये कलर्स पहनने से इज्तनाब करना है? No, there is no like specific color जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। But there is something कि आप कपड़े का जो सा मटेरियल है वो वाला यूज़ करवा सकते हैं। Okay. क्या स्किन के मसाइल के अलावा भी कोई आपको फेस करना पड़ता है कोई? हमें सूरज की रोशनी से देखने में मसले आते हैं जो कि हम ज़्यादा विजन जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है ज़्यादा लाइट की वजह से। अच्छा रिकी, अपने सफ़र के बारे में भी बताएं, अपनी एजुकेशनल जर्नी के बारे में भी बताएं, कहाँ से क्या सफ़र शुरू किया और अभी क्या करें आप? मैंने अपनी ग्रेजुएशन जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 14। आई वाज पब्लिश्ड इन वन मैगजीन एज अ मॉडल। वाओ। तो उसके बाद से आई वाज सो क्लियर अबाउट माय विजन कि मुझे करना क्या था लाइफ में। तो आई डिड माय TFT फ्रॉम BNU वीकेनहाउस से मैंने स्टडीज अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ डायरेक्टर और मैंने अपनी एक बेबी एजेंसी बनाई एंड द एजेंसी का मकसद भी यही था कि हम नॉर्मलाइज कर सकें कि आर्टिस्ट को उसकी कला से जाना जाना चाहिए, ना कि ये कि वो किस कलर व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज स्किन और वो किस रेस का है। बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट से जाना जाना चाहिए। तो अल्बाइनिज्म का इलाज मुमकिन नहीं है? नहीं, ऐसे कोई भी इलाज नहीं है जो अल्बाइनिज्म को कंट्रोल कर सके या तो फिर आईसाइट के इश्यूज को कंट्रोल कर सके अल्बाइनिज्म के अंदर। क्योंकि जो आंखों के पीछे के पर्दे होते हैं वो ही नेचुरली वीक होते हैं। अच्छा, तो इसमें कोई सर्जरी या कोई इस तरह का प्रोसीजर भी नहीं हो सकता? अभी तक तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो इसको क्योर कर सके। बिल्कुल सही। ठीक है। रिकी मंच, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और आपके लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। माशाल्लाह, you're doing wonderful job and you're inspiration for a lot of people watching you। बिल्कुल। और फिर उनका जॉब चल रही है, अपनी कंपनी चल रही है और मॉडलिंग भी कर रहे हैं। और 14 आपकी उम्र थी, प्रॉब्ली आपने बताया कि ही वाज वेरी यंग जब इन्होंने काम करना शुरू किया और तब से इन्होंने ये सोच लिया कि मैंने काम करना है और मैंने क्या करना है। तो अगर हमारे बच्चे भी इतने समझदार हो जाएं, उनके अंदर ये विजन आ जाए इतनी यंग एज में कि उन्होंने क्या करना है, तो मुस्तकबिल जो है वो बहुत आसान हो जाता है, राहें जो हैं वो हमवार हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है टाइम में कि आप क्या करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा कि रिकी मंच ने जिस तरह कहा कि शुरू में इनको फेस करना पड़ा कि फ्रेंड्स नहीं बनते थे और फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी चले गए, उन्होंने किस तरह से कोप अप किया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आपका खुद से अंदर से कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है तो फिर आपको किसी भी बाहर के कनेक्शन की या बाहर की अटैचमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस है जिसकी जरूरत है, बहुत जरूरत है भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू रिकी फॉर जॉइनिंग अस। अभी आपसे इजाजत लेते हैं जनाब, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय।